हेलो कंपटीटर्स। आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो आज है 24 फरवरी 2026। तो आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में हमारे एग्जाम के लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट है वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि वैप्स एकेडमी की तरफ से आपको 4 कोर्स फाउंडेशन कोर्स लॉन्च होने वाला है। ठीक है, ये फाउंडेशन कोर्स जो रहेगा आपका, ये आपका जो पहला कोर्स फाउंडेशन कोर्स रहेगा वो आपका 14वीं जेपीएससी जो है आपका, उसका मेंस का रहेगा। अगर आपका प्री का डेट बढ़ाता है तो प्री भी इसमें जुड़ेगा। ठीक है, दूसरा जो हमारा कोर्स रहेगा ये आपका 72वीं बीपीएससी का रहेगा। ठीक है, 72वीं बीपीएससी का रहेगा प्री प्लस मेंस। ठीक है, प्री प्लस मेंस रहेगा। ओके, और थर्ड जो रहेगा आपका यूपीएससी यूपीएससी आपका सीएससी। ठीक है, यूपीएससी सीएससी का रहेगा कब का? ये 2027 और 28 वालों के लिए। ठीक है, और फोर्थ जो आपका रहेगा ये आपका डिमांड रहेगा कि क्या आपकी मांग है। ठीक है, मांग पे जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा मांग रहेगा उसी का आएगा। जैसे आपका बिहार शिक्षक का हो गया, झारखंड टेट जेट का हो गया, नेट का हो गया। ठीक है, तो ये सब एग्जामों का आपका मांग पे डिपेंड करता है। और ये जो 4 फाउंडेशन कोर्स है ना, उसमें उन बच्चों को बैप्स एकेडमी की तरफ से गिफ्ट दिया जाएगा जो पहले 1000 सब्सक्राइबर में आएंगे। यानी जो भी 1000 पहले सब्सक्राइबर होंगे यूट्यूब चैनल के, उनको वेब्स एकेडमी की तरफ से जो फाउंडेशन कोर्स लाया जा रहा है आपके ऐप पे, तो उस पे इनको रियायत दिया जाएगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग आज का। और जो भी बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इन सब कोर्सों में वेब्स एकेडमी की तरफ से आपको गिफ्ट दिया जाए। ठीक है, और अपने भाई बहन जो भी पढ़ने वाले हैं, सहपाठी है, फैमिली है, ठीक है, दोस्त हैं, मोहल्ले के कोई लोग हैं, तो उनको भी आप बता दीजिए। ठीक है, चलते हैं पहले हमारा मुद्दा पे। ओके, पहला मुद्दा बोल रहा है क्या कि सेंटर अनविल्स पॉलिसी टू टैकल टेररिज्म थ्रेट्स। ओके, क्या बोल रहा है कि यूनियन होम मिनिस्टर है हमारे, जो भारत के जो गृह मंत्रालय है, उन्होंने क्या है कि भारत की पहली राष्ट्रीय एंटी टेरर पॉलिसी जारी की है जिसका नाम क्या है? प्रहार है। ठीक है, जिसका नाम है शॉर्ट फॉर्म में प्रहार है। यानी इसका जो फुल फॉर्म होता है, या फिर याद रखिएगा, पॉलिसी फॉर रिस्पॉन्स टू एंटी टेररिज्म एंड होलिस्टिक एक्शन अगेंस्ट रेडिकलिस। ठीक है, ओके, रेडिकलाइजेशन। ओके, तो ये आप याद रखिएगा। प्रहार नीति जो है क्या है? अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं प्रहार नीति क्या है, तो ये हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है इसमें। प्रहार नीति भारत की राष्ट्रीय एंटी टेरर नीति है। ठीक है, कैसी है? एंटी टेरर नीति है। ठीक है, ये रेडिकल जो है ना आपका, ये इसके अगेंस्ट ये काम करता है। ठीक है, क्या है ये? यूनियन होम मिनिस्ट्री द्वारा जारी प्रहार भारत की पहली राष्ट्रीय आतंकवाद रोधी नीति है। यानी कैसी है? एंटी टेरर पॉलिसी है। ठीक है, और जो पहली बार ये भारत के द्वारा ये जारी किया गया है। यह देश में जो है आतंकवाद होगा, कट्टरपंथ जो है, मतलब रेडिकलीशन जो है आपका, और आधुनिक सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए एक समग्र रणनीति है, यानी होलिस्टिक स्ट्रेटेजी प्रदान करती है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। और इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य हम लोग जान जाते हैं क्या है उद्देश्य। आतंकवाद की रोकथाम और प्रभावी जवाब देना। ठीक है, कट्टरपंथ को नियंत्रित करना। ठीक है, साइबर और ड्रोन जैसे आधुनिक खतरों से निपटाना। तो ये इसका है आपका उद्देश्य। और लास्ट उद्देश्य जो है कि राष्ट्रीय सुरक्षा तंत्र को मजबूत करना। ठीक है, देखिए, जैसे ओवरऑल आपको समझा जाए ना क्या प्रहार है, मेनली रूप से जो है आपका, जैसे आपका टेररिज्म का यहाँ पे ज़्यादा मुद्दा आ जाता है, उसके लिए ये किया गया है। ठीक है, और जैसे आपका देखते होंगे किसी चीज़ के लिए कट्टरपंथ है। ठीक है, उसमें कट्टरपंथी ज़्यादा है। ठीक है, कि कोई मान लिया धर्म के उद्देश्य से, जाति के उद्देश्य से, तो उनके लिए भी ये काम करेगा। ठीक है, तो कट्टरपंथ आपका ये उसके विरोध ये लाया गया है। और आधुनिक जैसे सुरक्षा खतरा जैसे हो गया क्या आपका, साइबर अटैक हो गया, साइबर टेररिज्म हो गया, ड्रोन से हमले हो गए, ये सब क्या है? आधुनिक आपका खतरा है। ठीक है, जैसे आपका हैकिंग हो गया। ओके, तो ये सब क्या है आपका आधुनिक मॉडर्न मॉडर्न आपका सिक्योरिटी का मतलब आपका खतरा है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। इससे क्या होगा कि राष्ट्रीय सुरक्षा क्या होगा, हमारा जो नेशनल सिक्योरिटी है आपका, वो कहीं ना कहीं मजबूत होगा। और ये जो मुद्दा बनता है आपका इंटरनल सिक्योरिटी का बनता है। ठीक है,
ये भी आप याद रखिएगा, इंटरनल सिक्योरिटी का ये मुद्दा बनता है, यानी आंतरिक सुरक्षा का ये मुद्दा बन जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या हमारा बोल रहा है कि इसमें मुख्य बिंदु क्या-क्या है, तो ये हम लोग थोड़ा-सा देख लेते हैं। इस पर अप्रोच अच्छा खासा ये इन्होंने बताया है, ठीक है? तो ये बता दें, देखिए क्या है कि पहला जो है हमारा कि ये बहुआयामी जो है, मल्टी डायमेंशनल जो थ्रेट है, यानी बहुआयामी खतरा को ये देखकर बनाया गया है। जैसे नीति के अनुसार भारत को आतंकवाद से खतरा है, ठीक है? जल, भूमि, वायु, यानी 360, ठीक है? किसी मतलब ऐसा नहीं है, देखिए आप पता होगा कि 2008 का जो अटैक हुआ था आपका ताज पे, तो कहीं न कहीं ये जल के माध्यम से आए थे, ठीक है? तो ऐसा आप देखे होंगे, इस पे वेब सीरीज़ भी बना है, तो तो ये क्या अप्रोच अपना रहा है कि मतलब जो ये प्रहार प्रहार जो अप्रोच अपना रहा है कि अपना ये जल से भी, भूमि से भी और वायु से भी, यानी 360 डिग्री सुरक्षा दृष्टिकोण को अपनाया गया है इसमें, ठीक है? दूसरा क्या है इसमें, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा है। कैसे? नीति में निम्न क्षेत्रों में क्षेत्रों को विशेष रूप से सुरक्षित करने पर जोर दिया गया है। क्या है? जैसे नीति में निम्न क्षेत्रों को विशेष रूप से जो है सुरक्षित करने पर जोर दिया है। कौन-कौन क्षेत्र हैं भाई? तो बिजली जैसे पावर हो गया, रेलवे हो गया, ठीक है? विमानन हो गया यानी एविएशन हो गया, बंदरगाह यानी पोर्ट्स हो गया, रक्षा हो गया यानी डिफेंस हो गया, ठीक है? तो और क्या है? अंतरिक्ष हो गया, स्पेस हो गया, ठीक है? परमाणु ऊर्जा यानी एटॉमिक ऊर्जा। ये सब चीज़ों को क्या है ना, यहाँ पे क्या किया जा रहा है, आपको सुरक्षित करने पर ज़्यादा जोर दिया रहा है। और ये किस चीज़ को दर्शा रहा है? ये दर्शाता है कि आतंकवाद अब इंफ्रास्ट्रक्चर जो टारगेटिंग की ओर बढ़ रहा है। मतलब क्या है कि आतंकवाद जो है, किस पे आपका जोर दे रहा है? जैसे आपका रेलवे पे जोर दे रहा है, परमाणु ऊर्जा पे दे रहा है, तो ये कहीं न कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेटिंग होता है, ठीक है? इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेट होता है कि आप अब वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर ही बर्बाद कर दो, ठीक है? ये टेरर का मतलब ऐसा अप्रोच बना रहा है, ठीक है? तो इसी को ये दर्शा रहा है, ठीक है? थर्ड क्या है हमारा इसमें, साइबर आतंकवाद और नई चुनौतियाँ। क्या है भाई साइबर आतंकवाद और नई चुनौतियाँ? तो क्रिमिनल हैकर्स और नेशन और स्टेट्स द्वारा साइबर हमले। कैसे? ड्रोन का उपयोग करता है, खासकर पंजाब और जम्मू कश्मीर में, ठीक है? इससे आतंकवाद प्लस संगठित अपराध, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नेक्सस है, ठीक है? और यूपीएससी के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक बन जाता है, मैं आपको बता दिया हूँ। देखिए हाइब्रिड वारफेयर और साइबर टेररिज्म, तो ये मुद्दा बन जाता है, ठीक है? तो इसलिए मैं आपको लगाया हूँ यूपीएससी वाले, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, अगला जो है सीमा पर आतंकवाद, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बनता है। जैसे भारत पर स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का प्रभाव ज़्यादा है। मतलब समझे, स्पॉन्सर्ड टेररिज्म मतलब किसी द्वारा प्रायोजित, ठीक है? प्रायोजित, ठीक है? मतलब कोई इसको चला रहा है, ठीक है? ये आप याद रखिएगा, मतलब किसके द्वारा, जैसे जिहादी संगठन सक्रिय है, एक्टिव है अभी। जैसे उदाहरण के लिए अल-कायदा हो गया, इस्लामिक स्टेट हो गया, ये संगठन भारत में स्लीपर सेल्स के ज़रिए ये हिंसा भड़काने की कोशिश करते हैं। तो यही होता है आपका, क्या होता है, स्पॉन्सर्स टेररिज्म, ठीक है? ये भारत पर प्रभाव बनाए रखा इस पर बना रखा है, ठीक है? भारत पे ऐसा। ओके, पाँचवा क्या है कि महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है इसमें, तो भारत की नीति स्पष्ट करती है कि आतंकवाद को किसी धर्म, जाति या राष्ट्र से नहीं जोड़ा जाएगा, ठीक है? क्या बोल रहा है कि भारत की जो ये नीति आया है ना, तो वो किसी आतंकवाद को मतलब कोई भी धर्म से ये आतंकवाद हो सकता है, कोई भी जाति से हो सकता है, कोई भी राष्ट्र से हो सकता है। ये ऐसा नहीं जोड़ा गया है कि स्पेसिफिक किसी विशिष्ट धर्म और किसी विशिष्ट आपका कास्ट, विशिष्ट आपका राष्ट्र से जोड़ा गया है, ठीक है? तो ये ठीक इसमें महत्वपूर्ण नीति में ये दर्शा रहा है, ठीक है? ये संवैधानिक और सेकुलर दृष्टिकोण को दर्शाता है। ये भी आप याद रखिएगा। और जो आपका रेडिकलाइजेशन जो है उस पर फ़ोकस किया गया है, ठीक है? यानी कट्टरपंथी पर फ़ोकस किया गया है। जैसे आतंकवाद की जड़ जो है ना, कहीं न कहीं आपका रेडिकली ही हैं, ठीक है? यानी कट्टरपंथी हैं। इसका समाधान क्या हो सकता है? तो समाज में क्या होगा, जागरूकता फैलाना होगा, तकनीकी निगरानी करना भी होगा, सामुदायिक भागीदारी भी बढ़ाना होगा, ठीक है? लोगों को आपस में इंटरैक्शन करने की आवश्यकता है, ठीक है? अब प्रहार नीति का ये जो है आपका महत्व क्या है, ये हम लोग देखते हैं। देखिए समग्र राष्ट्रीय सुरक्षा दृष्टिकोण या यूनियन मिनिस्ट्री द्वारा लाई गई प्रहार नीति भारत की पहली कम्प्रिहेंसिव एंटी टेरर पॉलिसी है। ये आतंकवाद को सिर्फ सुरक्षा समस्या नहीं,
बल्कि सामाजिक, तकनीकी और रणनीतिक चुनौती के रूप में देखती है। तो ये कहीं न कहीं ओवरऑल आपका कम्प्रिहेंसिव अप्रोच को अपना रहा है। और दूसरा है बदलते आतंकवाद के स्वरूप को पहचानना। अब देखिए आतंकवाद जो है केवल बम, पहले जो था ना बम फोड़ दिया, आपको हथियार से ये काम मतलब से काम कर लिया, गोली चला दिया ये। अब यहाँ तक ही सीमित नहीं है। इन लोग क्या कर रहा है ना आतंकवाद लोग, अब साइबर अटैक कर रहा है, ड्रोन से हमले कर रहे हैं, स्लीपर सेल्स का उपयोग ज़्यादा बढ़ा दिया है, ठीक है? तो ये बात आप याद रखिएगा। नीति इसका जो है, जो अभी नीति आया है आधुनिक खतरों जैसे साइबर आतंकवाद हो गया, हाइब्रिड वारफेयर हो, इसको ये एड्रेस करती है, ठीक है? पहचानती है। ये बात आप याद रखिएगा। और थर्ड क्या है महत्व इसका कि क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन को भी देगा, ठीक है? कैसे? यह नीति देश के महत्वपूर्ण क्षेत्रों की सुरक्षा को मजबूती प्रदान करेगा। पावर, रेलवे, एविएशन, डिफेंस, स्पेस, एटॉमिक एनर्जी, ये सब क्या है इसको मजबूती प्रदान है। इससे क्या होगा कि आर्थिक और राष्ट्रीय स्थिरता सुनिश्चित होती है। और फोर्थ क्या है महत्व है, क्रॉस बॉर्डर जो टेररिज्म से निपटने में आसानी होगी। जैसे नीति में स्पष्ट रूप से स्वीकार करती है कि भारत को सीमा पार से प्रायोजित जो आतंकवाद का खतरा है, ठीक है? मैं आपको पीछे भी बताया, जैसे आपका अल-कायदा हो गया, इस्लामिक स्टेट हो गया, ठीक है? और इससे भारत की ग्लोबल सिक्योरिटी पोजीशनिंग को मजबूत होती दिखाई देती है। और पाँचवाँ है कि आपका कट्टरपंथी को, रेडिकलाइजेशन को रोकने पर फोकस किया गया है। आतंकवाद की जड़ कट्टरपंथ है। नीति में भी प्रिवेंटेशन का आपका जोड़ दिया गया है, ठीक है? तो ये बात आप याद रखिएगा। और इससे क्या होगा कि लॉन्ग टर्म में आतंकवाद को कम करने में मदद मिलेगी। होल ऑफ गवर्नेंस अप्रोच भी यहाँ पे गवर्नमेंट अप्रोच भी अपनाया गया है, जैसे केंद्र, राज्य, एजेंसी और समाज के बीच में भी ये समन्वय, कोऑर्डिनेशन किया गया है, ठीक है? इंटेलिजेंस शेयरिंग हो गया, कोऑर्डिनेटेड कोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्स हो गया, ये सब अपनाया गया है। सातवां क्या है, सेकुलर और बैलेंस अप्रोच को लेकर चला है। नीति कहती है कि आतंकवाद को किसी धर्म या समुदाय से नहीं जोड़ा जाएगा और यह भारत के संवैधानिक मूल्यों को मजबूत करता है। अब यहाँ पे है हमारे लिए थोड़ा-सा साइबर आतंकवाद क्या होता है, ये हम लोग थोड़ा-सा जानते हैं, ठीक है? साइबर आतंकवाद क्या होता है? तो देखिए आप लोग, साइबर आतंकवाद साइबर आतंकवाद वह प्रकार का आतंकवाद है, जिसमें इंटरनेट, कंप्यूटर नेटवर्क और डिजिटल तकनीक का उपयोग करके किसी देश की सुरक्षा, अर्थव्यवस्था या समाज को नुकसान पहुँचाता है। जैसे आपका क्या बोल रहा है कि इंटरनेट का उपयोग है, ठीक है? इंटरनेट का उपयोग करके क्या किया? मान लिया जाए कि आपके इंटरनेट का उपयोग करके आपको थ्रेट कॉल दे दिया, ठीक है? या आपको वीडियो कॉल कर दिया, ठीक है? इंटरनेट कंप्यूटर से आपको क्या कर दिया? हैक कर लिया, ठीक है? डिजिटल तकनीकों से आपको जैसे ड्रोन हो गया, उससे हमले कर दिया। तो ये कहीं न कहीं सुरक्षा और अर्थव्यवस्था या समाज को नुकसान पहुँचाया जाता है इस तरीके से। सरल भाषा में कहा जाए तो जब आतंकी डिजिटल माध्यम से साइबर स्पेस से का उपयोग करके जैसे डर फैलाता है, ठीक है? महत्वपूर्ण सिस्टम को नुकसान पहुँचाता है, तो उसे ही साइबर टेररिज्म कहते हैं। ये आप याद रखिएगा आसान भाषा में। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहता है? तो देश की क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बाधित करना, जनता में भय और अस्थिरता फैलाना, सरकार पर दबाव बनाना, ठीक है? अब साइबर आतंकवाद के तरीके क्या-क्या हैं? जैसे आपका हैकिंग हो गया, पहला हैकिंग हो सरकारी वेबसाइट या डेटा को हैक कर लिया। डीडोस अटैक यानी सर्वर को ट्रैफिक से भरकर बंद कर दिया, ठीक है? इतना मतलब आपका सर्वर पर ट्रैफिक कर दिया कि वो बंद हो जाएगा, ठीक है? मालवेयर या वायरस सिस्टम को नुकसान पहुँचाना या डाटा चोरी कर लेना, ठीक है? फोर्थ क्या है हमारा कि क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला, जैसे बिजली, रेलवे, बैंकिंग सिस्टम को निशाना बनाया गया। और फिफ्थ है आपका प्रोपेगेंडा एंड रेडिकलाइजेशन, आपका जो कट्टरपंथी है उसको जैसे सोशल मीडिया के जरिए लोगों को भड़काना, ठीक है? अब खतरे का स्रोत क्या है? तो आतंकवादी संगठन जैसे लोन वोल्फ अटैकर्स, ठीक है? राष्ट्र प्रायोजित जैसे स्टेट स्पॉन्सर्ड साइबर हमले, उदाहरण के लिए है इस्लामिक स्टेट हो गया, अल-कायदा हो गया, ये सब कहीं न कहीं इसका एग्ज़ाम्पल है, ओके? रोकथाम के उपाय भी हैं यहाँ पे कि मजबूत साइबर सुरक्षा करना होगा, डेटा एन्क्रिप्शन लाना होगा, जागरूकता और प्रशिक्षण देना होगा, इंटेलिजेंस शेयरिंग करना होगा, सर्टेन जैसी एजेंसियों को और भी मजबूत करने की आवश्यकता है। साइबर आतंकवाद आधुनिक युग का नया खतरा है जो बिना सीमा के काम करता है। कोई इसका बॉर्डर नहीं रहता है, सीमा इसका नहीं है। इसलिए इससे निपटने के लिए तकनीकी क्षमता प्लस नीति प्लस अंतर्राष्ट्रीय सहयोग ज़रूरी है, ठीक है?
ये भी आप याद रखिएगा मेंस क्वेश्चन लिखने के लिए। और अब हमारा एमसीक्यू है, ठीक है। तो एमसीक्यू जो हमारा कह रहा है कि प्रहार नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला क्या है हमारा कथन कि यह भारत की पहली राष्ट्रीय आतंकवाद रोधी नीति है, बिल्कुल सही है। दूसरा क्या बोल रहा है कि इसमें केवल पारंपरिक आतंकवाद पर ध्यान दिया गया है, ऐसा नहीं है। ये आपका आधुनिक भी इस पर होल अप्रोच इस पर अपनाया गया है, ठीक है। यह रेडिकलाइजेशन को भी एड्रेस करता है, यस, ये कट्टरपंथी को भी एड्रेस पहचानता है, तो ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, केवल 1 और 3। दूसरा क्या है हमारा यहाँ पे अगला क्वेश्चन, प्रहार नीति जारी की गई है किसके द्वारा, तो यूनियन ऑफ होम मिनिस्टर के द्वारा, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा साइबर टेररिज्म का उदाहरण है। देखिए इसमें साइबर टेररिज्म का उदाहरण है ना पावर ग्रिड पर साइबर हमला, ठीक है। तो ये है क्योंकि क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है और इसको क्या करता है, ये कहीं ना कहीं हानि पहुंचाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा क्या कि साइबर आतंकवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन कि इसमें केवल सरकारी वेबसाइट को हैक करना शामिल होता है, ऐसा नहीं है। यह क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना सकता है, तो बिल्कुल सही है। इसका उद्देश्य समाज में भय फैलाना भी होता है, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है, यानी 2 और 3 किसमें है, तो ऑप्शन नंबर बी में है, 2 और 3। ओके, अगले प्रश्न में चलते हैं। क्या बोल रहा है हमारा कि निम्नलिखित संगठनों में कौन साइबर रेडिकलाइजेशन से जुड़ा हुआ है। तो ये कौन सा जुड़ा हुआ है, इस्लामिक स्टेट, अलकायदा, ये दोनों जुड़ा है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपके लिए मेंस का क्वेश्चन लगा हुआ है, देखिए जैसे आपका क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि साइबर आतंकवाद यानी साइबर टेररिज्म आधुनिक आंतरिक सुरक्षा के लिए एक गंभीर चुनौती बन चुका है। भारत के संदर्भ में इसके कारण, प्रभाव और निवारण उपायों पर चर्चा कीजिए 250 शब्दों में, ठीक है। तो ये आप कहाँ पे लिखना है, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम जो चैनल है वो आपका उसका लिंक दिया रहता है, यानी वेब्स एकेडमी आपका 24, ठीक है। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, लेकिन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका इसका लिंक दिया रहेगा। और प्लीज़ आप लोग कोशिश कीजिए, एक बार आप लिखने का कोशिश कीजिए, आप लोग लिखिए ज़रूर, ठीक है। लिखिएगा ना तभी आप मेंस में आप अच्छे से अच्छा आप मार्क्स ला के आप अपना फाइनल रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगले जो है आपका देखिए यहाँ पे मैं लगा नहीं पाया, आंध्र प्रदेश में क्या हुआ है कि आंध्र प्रदेश के जो है आपके क्या है यहाँ पे है, एक मिनट, आंध्र प्रदेश के खबर क्या है, आंध्र प्रदेश के राजा महेंद्र वर्मन जो ईस्ट गोदावरी में मिलावटी दूध पीने से कई लोगों की तबीयत बिगड़ गई और बुजुर्गों की एक्यूट रेनल फेल्योर हो गया, यानी गुर्दा विफलता से मृत्यु हो गई है, ठीक है। यानी 4 लोगों का मृत्यु हुआ है, ऐसा न्यूज में आया था। घटना का सार क्या है, तो ये हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। एक ही दूध विक्रेता से सप्लाई लिया गया था, 12 लोग बीमार हैं, कई गंभीर हैं। बच्चों जैसे 5 वर्ष से कम और बुजुर्गों पर अत्यधिक ये असर किया है। कई मरीजों में एनोरिया आपका मूत्र का न बनना ये कारण हुआ है। जांच के लिए रक्त एवं फॉरेंसिक सैंपल भेजे गए हैं। संभावित जो कारण बना रहा है कि दूध में रासायनिक मिलावट हुआ है, जिसको अल्डल्ट्रेशन बोला जा रहा है, ठीक है। पशुओं के चारे यानी फूडर में भी विषैले तत्व में मिलावट किया गया है। खाद्य सुरक्षा नियमों को कमजोर क्रियान्वयन है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। अब यहाँ पे जो है अडल्ट्रेटेड जो मिल्क है आपका क्या है, मिलावटी दूध का क्या होता है, ये हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो मिलावटी दूध यानी ऐसे दूध जिसमें जानबूझकर अशुद्ध या हानिकारक पदार्थ मिलाए जाते हैं ताकि उसकी मात्रा, रंग या गुणवत्ता बढ़ी हुई लगे, ठीक है। सरल शब्दों में कहें तो शुद्ध दूध में मिलावट किया हुआ दूध ही मिलावटी दूध यानी अडल्ट रेटेड जो है अडल्टीरेटेड जो है मिल्क कहलाता है, ठीक है। तो ये बात आप याद रखिएगा। दूध में मिलावट क्यों किया जाता है, ताकि उसमें मुनाफा अधिक पाया जाए, दूध की मात्रा बढ़ाने के लिए, दूध खराब दूध को ताज़ा दिखाने के लिए भी ऐसा किया जाता है। अब यहाँ पे है कि मिलावट के समान तरीके क्या हैं, तो पानी मिलाना सबसे आम बात हो गया, ये तो चलता है पानी मिला, लेकिन यूरिया प्रोटीन जैसे दिखाने के लिए आपका मिलाया जाता है, डिटर्जेंट झाग बनाने के लिए मिलाया जाता है, स्टार्च गाढ़ापन बनाने के लिए बढ़ाने के लिए मिलाया जाता है। सिंथेटिक केमिकल का भी उपयोग किया जाता है जो कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव डालता है। तो स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव है, जैसे किडनी और लीवर को नुकसान पहुंचाएगा, ठीक है। जैसे आपका सिंथेटिक जो
केमिकल हो गया, डिटर्जेंट हो गया, ये सब हमारे स्वास्थ्य पे कहीं न कहीं किडनी को फेल्योर बनाता है, फेल करता है, ठीक है? यानी लीवर को भी आपको प्रभावित करता है, ठीक है? जैसे हाल ही की घटना में एक्वेट रेनल फेल्योर हो गया, यानी मूत्र का न बनना, यानी गुर्दा फेल हो गया। पाचन समस्या भी आता है, जैसे उल्टी हो जाएगा, दस्त होने लगेगा, ठीक है? बच्चों पर ये गंभीर असर पड़ता है, जैसे विकास में, उनके विकास में जो है डेवलपमेंट में बच्चों के बाधा करता है, ठीक है? फोर्थ क्या है आपका, गंभीर स्थिति, जैसे आपका एनोरिया यानी पेशाब ही बंद हो जाता है, तो ये मौत तक भी हो सकता है, ठीक है? तो ये प्रभाव करता है स्वास्थ्य पर। और कैसे पहचाने कि मिलावटी दूध है? तो बहुत ज़्यादा अगर झाग बन रहा है ना दूध में, तो ये मिलावटी है। स्वाद अगर अजीब या कड़वा हो तो भी मिलावटी होता है। उबलने पर अलग परत बनना, ये भी कहीं न कहीं मिलावटी का कारण है। पानी मिलाने पर पतलापन हो जाना, तो ये मिलावट को दर्शाता है। और कौन नियंत्रित करता है? तो इसको जो नियंत्रित करता है भारत में, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी फसाई इसको बोला जाता है। खाद्य गुणवत्ता के नियम बनाता है, ये मिलावट रोकने के लिए जाँच करता है। तो हम लोग को मेनली जो पढ़ना है ना इसके बारे में, अभी थोड़ा-सा इसका विश्लेषण हम लोग देख लेते हैं। देखिए, पहला क्या है, फूड सेफ्टी का संकट। भारत में खाद्य मिलावट एक गंभीर समस्या है। दूध में मिलावट के समान तरीके यूरिया, डिटर्जेंट और केमिकल है। ये सीधे जन स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, जो हम लोग पीछे अभी देखें क्या-क्या प्रभाव है इसका जो। दूसरा क्या है कि गवर्नेंस इश्यू है, निगरानी तंत्र की कमी है, यानी इंस्पेक्शन की कमी हो जाती है, नियमों का कमज़ोर क्रियान्वयन भी है यहाँ पे, इसलिए कहीं न कहीं मिलावट का कारण बन जाता है। वल्नरेबल सेक्शन, जैसे आपको बच्चे जो हैं 5 वर्ष से कम और बुजुर्ग जो 50 प्लस हैं, इन पर असर ज़्यादा दिखाई देता है, ठीक है? मिलावटी दूध से, ठीक है? फोर्थ क्या है आपका, ये आपका है कि इंस्टीट्यूशनल रोल, यानी संस्थागत जो भूमिका है, ये कहीं न कहीं कमज़ोर है हमारा। आपका फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी फसाई की भूमिका जो है खाद्य गुणवत्ता सुनिश्चित करना है, नियमित जाँच करना है और मानक तय करना है। तो ये कहीं न कहीं अपनी भूमिका अच्छे से नहीं निभा पा रहा है, ठीक है? ओके। तो हम लोग के लिए जो पढ़ना है ना मेनली, ये आपको पीछे तो भी ज़रूरत है मेंस के लिए, लेकिन ये देखिए देखिए प्री के लिए ये है कि फसाई क्या है, ठीक है? ये फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्या है? तो ये क्या है, भारत की एक प्रमुख सरकारी संस्था है, जो देश में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और सुरक्षा, मतलब फूड सेफ्टी सुनिश्चित करती है, ठीक है? तो ये आप याद रखिएगा। और स्थापना इसका कब हुआ, तो वर्ष 2008 में हुआ है। और ये एक वैधानिक संस्था है, ना कि संवैधानिक। तो इस तरीके से आपको पूछ सकता है, तो इंस्टीट्यूशनल आपको बॉडी नहीं है, ये आपका क्या है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है? स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है? तो ये भी आप याद रखिएगा, यानी वैधानिक संस्था है, ओके? ये वैधानिक संस्था है। कौन आपका, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ओके? ये कौन सा एक्ट से बना है, तो ये आपका फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के माध्यम से बना है। और ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन काम करता है, ठीक है? तो ये भी आप याद रखिएगा। मुख्य उद्देश्य क्या है, तो लोगों को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण आपका भोजन उपलब्ध कराना, खाद्य मिलावट यानी फूड अडल्ट्रेशन को रोकना, ठीक है? पूरे देश में एक समान खाद्य मानक लागू करना, ठीक है? तो ये इसका क्या है, उद्देश्य है, ओके? अगले प्रश्न में अगले क्या है, इसका आगे क्या बोल रहा है कि प्रमुख इसका कार्य क्या है, तो हम लोग कार्य देखते हैं। तो पहला जो कार्य है इसका, फूड स्टैंडर्ड्स को तय करता है। क्या होगा, खाद्य मानक, ठीक है? जैसे दूध हो गया, तेल हो गया, मसाले आदि के लिए गुणवत्ता मानक बनाता है। दूसरा क्या है कि लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन भी ये जारी करता है, सभी फूड बिजनेस ऑपरेटर्स को लाइसेंस देने का काम करता है, उसकी रजिस्ट्रेशन करता है, ठीक है? निरीक्षण और जांच भी करता है, ठीक है? इंस्पेक्शन एंड इन्वेस्टिगेशन करता है। तो खाद्य पदार्थों की नियमित जांच करता है, मिलावट पाए जाने पर कार्रवाई करता है। फोर्थ क्या है हमारा, ये जागरूकता फैलाने का भी काम करता है, जैसे ये आपका ईट राइट इंडिया जैसे अभियान चलाया है फूड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा ही, यानी फसाई के द्वारा ही आपको चलाया गया है। तो ये क्वेश्चंस आपको बन सकता है कि ईट राइट इंडिया जैसे अभियान किसके द्वारा चलाया गया है, तो फसाई के द्वारा, ठीक है? तो ये बात आप याद रखिएगा। अब यहाँ से इसका एमसीक्यू हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, तो देखिए क्या बोल रहा है। पहला कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड ऑफ इंडिया
फसाई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या बोल रहा है पहला कथन हमारा कि यह एक संवैधानिक निकाय है। मैं आपको पीछे बताया कि क्या है ये, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं हो के ये आपका क्या है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, तो ये बात आप याद रखिएगा, यानी वैधानिक संस्था है। ठीक है, कैसी है ये, वैधानिक निकाय है। ओके, तो ये आप याद रखिएगा, इसलिए हमारा स्टेटमेंट पहला जो गलत हो गया। दूसरा क्या स्टेटमेंट बोल रहा है कि यह फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के तहत स्थापित किया गया, ये बिल्कुल सही है। और थर्ड क्या है हमारा कि यह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है, तो ये भी बिल्कुल सही है, यानी 1 और 3 किसमें है, हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, तो ये सही हो गया। अगले प्रश्न में चलते हैं। क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कार्य फसाई का नहीं है, यानी फूड स्टैंडर्ड, फूड सेफ्टी आपका स्टैंडर्ड ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडिया का कौन सा काम नहीं है, तो ये आप कौन सा कार्य है। ठीक है, तो ये देखना है। ठीक है, तो पहला कार्य क्या है कि खाद्य मानक निर्धारित करना, बिल्कुल ये कार्य है। दूसरा क्या है कि खाद्य व्यवसाय को लाइसेंस देना, ये भी कार्य है। खाद्य उत्पादों को निर्यात को नियंत्रित करना, ये इसका काम नहीं है। ये आपका जो काम है ये आपका कॉमर्स मिनिस्टर का काम है। ठीक, तो ये आप याद रखिएगा। ओके, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, केवल एक और दो। ठीक है, अगले प्रश्न क्या बोल रहा है आपका कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन बोल रहा है कि फसाई ईट राइट इंडिया अभियान चलाता है, बिल्कुल सही है। दूसरा क्या बोल रहा है कि फसाई केवल पैकेज फूड को रेगुलेट करता है, नहीं, केवल पैकेज फूड को रेगुलेट नहीं करता, ये सभी फूड को रेगुलेट करता है। और फसाई का उद्देश्य फूड अडल्ट्रेशन को रोकना है, बिल्कुल सही है। तो 3 गलत, 3 सही है हमारा। 1 और 3 किस में आ रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है आपका कि खाद्य मिलावट यानी फूड अडल्टरेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन कथन सही है। तो पहला कथन जो आपका क्या बोल रहा है कि यह केवल गुणवत्ता से जुड़ी समस्या है, ऐसा नहीं है। यह केवल आर्थिक अपराध से समझ, ऐसा नहीं है। यह सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा है, तो ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, ओके। और अगले प्रश्न पे आते हैं हम लोग। क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन से फसाई का अधिकार क्षेत्र में आता है। तो फूड लेबलिंग स्टैंडर्ड, बिल्कुल। दूसरा क्या है, फूड एडिटिविसी आपका का रेगुलेशन, तो ये भी बिल्कुल। ड्रग सेफ्टी रेगुलेशन, ये दवाइयों का नहीं करता है, यानी ये आपका CSDS करता है, यानी आपका सेंट्रल ड्रग्स आपका करता है। ठीक है, तो इसका अलग मामला है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल 1 और 2। ओके, अब हम लोग अगले मुद्दे पे चलते हैं। अगला मुद्दा जो हमारा क्या बोल रहा है आपका कि टुलिप फेस्टिवल फ्लैट ऑफ टू बी ओपन टू पब्लिक टिल मंथ एंड। ठीक है, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि न्यू दिल्ली जो म्यूनसिपल काउंसिल है, NDMC ने 2026 टुलिप फेस्टिवल का उद्घाटन कहाँ किया है, शांति पथ नई दिल्ली में किया है। ठीक है, यह प्रदर्शन महीने के अंत तक आम जनता के लिए खुली रहेगी। ठीक है, अभी वहाँ पे क्या हुआ है कि जो प्रदर्शन किया गया है टुलिप फेस्टिवल का, ये खुला है, हुआ है कब तक, तो फरवरी के लास्ट मंथ तक। ठीक है, यानी नई नई दिल्ली में कहाँ पे उद्घाटन किया गया है, शांति पथ में, किसके द्वारा, तो न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल के द्वारा। ये इस तरीके से आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। पहले तो हम लोग ये जानते हैं कि ये टुलिप फेस्टिवल होता क्या है ये टुलिप फेस्टिवल। तो टुलिप फेस्टिवल जो है ना, एक फलों का उत्सव, सॉरी फल बोल रहा हूँ मैं, फूलों का उत्सव है। ठीक है, यानी फ्लावर फेस्टिवल है, जिसमें विभिन्न रंगों और प्रजाति के ट्यूलिप फूलों की प्रदर्शनी लगाई जाती है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। भारत में हाल ही में इसे न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल द्वारा क्या है, शांति पथ नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। ओके, और इसकी ट्यूलिप का मूल ओरिजिन कहाँ है, तो ये हम लोग देखते हैं ओरिजिन ऑफ ट्यूलिप। तो ये उत्पत्ति इसका हुआ था सेंट्रल एशिया में। सेंट्रल एशिया से कहाँ गया आपका, ओटोमन एम्पायर में विस्तार हो गया, ओटोमन साम्राज्य में। ठीक है, इसका प्रमुख पहचान किसका बन गया, तो नीदरलैंड का बन गया, सोचिए। ठीक है, आज नीदरलैंड लैंड ऑफ टुलिप्स के रूप में प्रसिद्ध है। तो ये आपको लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि लैंड ऑफ टुलिप्स किसको बोला जाएगा, तो नीदरलैंड्स को बोला जाएगा। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। और टुलिप फेस्टिवल का उद्देश्य हम लोग थोड़ा सा जान जाते हैं। देखिए,
क्या है ना कि आपको पीछे जो मैं बताया कि इस तरीके से आपको क्वेश्चंस बनाए जाते हैं कि लैंड ऑफ टूलिप्स किसको कहा जाता है, ठीक है? इसका ओरिजिन कैसे हुआ? तो ये आपको बता सकता है। यहाँ पे क्वेश्चन से दे देगा ना कि इसकी जो प्रमुख पहचान है सेंट्रल एशिया में, इसकी आपका उत्पत्ति जो हुआ ये आपका हुआ अफ्रीका में, ठीक है? या आपका अमेरिका में। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको लगाता हूँ, ठीक है? आप लोग थोड़ा तैयारी है ना जो हमारे साथ प्रॉपर आप लोग करते रहिए आसानी से। आपको पूरे जो भी एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, आपका एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा और हमारी बहुत मेहनत है आपको उस ऊँचाइयों तक ले जाना। हम करेंगे, हम अपनी मेहनत आपके लिए, ठीक है? ये भी आप याद रखिएगा। थोड़ा-सा कंसिस्टेंसी जो है ना, आपका एकाग्रता आप बनाए रखें और थोड़ा-सा पेशेंस भी आप लोग, धैर्य भी आप लोग बनाए रखें। ये 2 चीज़ आप अगर बनाते रहते हैं ना, कंसिस्टेंसी और प्लस आपका पेशेंस, ठीक है? तो ये आप दोनों बनाते रहते हैं, यानी आपका एकाग्रता, ठीक है? और प्लस आपका धैर्य, ये दोनों चीज़ आपके पास है ना, तभी आप सफल बनोगे, ठीक है? नहीं तो नहीं बन पाओगे, ठीक है? बुरा लग रहा होगा तो कोई बात नहीं, यही सच्चाई है। अक्सर चीज़ें बुरा वही लगते हैं जो सच्चाई होते हैं, ठीक है? अगले यहाँ पे क्या बोल रहा है कि टुलिप फेस्टिवल का हम लोग अब उद्देश्य चलते हैं, ठीक है? शहरों का सौंदर्यीकरण करना, ठीक है? अर्बन ब्यूटिफिकेशन करना, ठीक है? संस्कृति सांस्कृतिक कूटनीति, कल्चर डिप्लोमेसी को दर्शाता है, पर्यटन को बढ़ावा देना होता है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध मजबूत करना इसका उद्देश्य है, ठीक है? तो उद्देश्य भी आप जानिएगा। और एनडीएमसी जो है, न्यू दिल्ली आपका म्युनिसिपल काउंसिल जो है, टुलिप फेस्टिवल 2026 का महत्व क्या है, ये इसके पीछे करने के पीछे क्या महत्व होगा इसका अगर किया गया है तो पहला तो होगा कि सांस्कृतिक कूटनीति, कल्चर डिप्लोमेसी को ये दर्शाता है। ट्यूलिप जो है मुख्यतः नीदरलैंड से जुड़ा हुआ एक प्रतीक है, यानी लैंड ऑफ ट्यूलिप जो कहा जाता है आपको नीदरलैंड को कहा जाता है। यह आयोजन भारत जो है आपका नीदरलैंड संबंधों को और मजबूत करता है और ये कहीं ना कहीं सॉफ्ट पावर का एक अच्छा उदाहरण माना जा सकता है, ठीक है? और दूसरा क्या है हमारा कि शहरी सौंदर्यीकरण यानी अर्बन ब्यूटिफिकेशन, राजधानी के प्रमुख क्षेत्रों में हरियाली और सौंदर्य सौंदर्य बढ़ाता है। नागरिक के लिए बेहतर सार्वजनिक स्थान यानी पब्लिक स्पेस ये देता है, ठीक है? थर्ड है आपका क्या कि पर्यटन को बढ़ावा, टूरिज्म प्रमोशन हुआ, ठीक है? पर्यटन को बढ़ावा मिला। स्थानीय और विदेशी पर्यटकों को ये आकर्षित करता है। दिल्ली की छवि यानी सिटी ब्रांडिंग को भी ये मजबूती मतलब दिल्ली की छवि को भी मजबूत किया, ठीक है? करेगा। और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी ये करेगा, जैसे डिप्लोमेटिक एनक्लेव में आयोजन किया गया है, विभिन्न देशों की इसमें भागीदारी है, भारत के वैश्विक संबंधों को ये क्या करेगा, बढ़ावा कर देगा, ठीक है? और फिफ्थ क्या है आपका हॉर्टिकल्चर का विकास है, ये कहीं ना कहीं फूलों की खेती यानी फ्लोरी कल्चर, ये सब आप याद रखिएगा, फ्लोरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर को ये बढ़ावा दिया गया। नई तकनीक और प्रजातियों की जानकारी प्राप्त हुआ इससे, ठीक है? अब मुख्य बिंदु इसमें क्या है इस न्यूज़ में, तो ये हम लोग थोड़ा-सा देखते हैं क्या है आपका। देखिए क्या है आपका, यह आयोजन जो है ना दिल्ली के डिप्लोमेटिक एन्क्लेव क्षेत्र में किया गया है, ठीक है? तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। ट्यूलिप फूलों का प्रदर्शन, ठीक है, किया गया, एग्जीबिशन किया गया है। भारत नीदरलैंड संबंधों को दर्शाने वाला सांस्कृतिक ये कार्यक्रम है। नीदरलैंड्स की इसमें जो नीदरलैंड है उनकी जो राजदूत हैं मारिसा ग्रेरर्ड्स ने इसे दोनों देशों की मित्रता का प्रतीक बताया है। यानी अभी जो भारत में आपका नीदरलैंड्स के राजदूत जो हैं वो कौन है आपका मारिसा ग्रेरर्ड्स ने इन दोनों देशों का क्या बताया है, मित्रता का प्रतीक बनाया है ट्यूलिप फेस्टिवल को। और ट्यूलिप फेस्टिवल जैसे आपका आयोजन सांस्कृतिक जुड़ाव और शहरी विकास प्लस अंतर्राष्ट्रीय संबंध तीनों को ये क्या करता है, मजबूत करता है, ठीक है? तो आप लोग, आई होप आप लोग पूरे तरीके से समझ गए हैं। अब हम लोग चलते हैं इसका एमसीक्यू पे, ठीक है? एमसीक्यू कर लेते हैं ताकि इसका होल अप्रोच हम लोग इस मुद्दे का हम लोग बना पाए अपना, पूरे तरीके से हम लोग इसका खात्मा आज कर दें, ठीक है? क्या है क्वेश्चंस कि ट्यूलिप फेस्टिवल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन क्या बोल रहा है कि ट्यूलिप की उत्पत्ति सेंट्रल एशिया में मानी जाती है, बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है कि ट्यूलिप सीधे भारत से यूरोप पहुंचा, नहीं, ऐसा नहीं है, भारत से यूरोप नहीं, ऐसा
बिल्कुल नहीं, ऑटोमन साम्राज्य में अगर सेंट्रल एशिया से बाद ऑटोमन साम्राज्य गया, ऑटोमन साम्राज्य से फिर ये नीदरलैंड गया, ठीक है। ट्यूलिप आज नीदरलैंड का राष्ट्रीय प्रतीक माना जाता है, बिल्कुल सही है, यानी 1 और 3 हमारा सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि ट्यूलिप फेस्टिवल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखिए, पहला शहरी सौंदर्यीकरण बिल्कुल, दूसरा आपका सांस्कृतिक कूटनीति बिल्कुल, कल्चर डिप्लोमेसी, थर्ड आपका औद्योगिक उत्पादन बढ़ाना, ऐसा नहीं है। ठीक है, 1 और 2 यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, केवल 1 और 2 यहाँ पे, ओके। अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं, क्या बोल रहा है कि ये शांति पथ के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, शांति पथ के बारे में? तो ये भारत का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है, नहीं, गलत है। यह नई दिल्ली का डिप्लोमेटिक एनक्लेव क्षेत्र है, हाँ, ये सही है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये एक राष्ट्रीय उद्यान ऐसा नहीं है, या संसद भवन का स्थान ऐसा नहीं है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, ओके। अगले प्रश्न में चलते हैं, क्या बोल रहा है आपका अगला प्रश्न? 1 मिनट, मैं थोड़ा सा इसको और ये कर लेता हूँ। हाँ, अब देखिए, अब क्या है, अगले प्रश्न क्या है कि कल्चर डिप्लोमेसी के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सही है? बोल रहा है कल्चर डिप्लोमेसी के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन से सही है, ठीक है। तो पहला है, क्या बता रहा है कथन कि यह देशों के बीच सॉफ्ट पावर बढ़ाने का माध्यम है, बिल्कुल सही बात है, सॉफ्ट पावर इससे बढ़ता है, इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम और उत्सव शामिल होते हैं, आपका ये भी सही बात है। और यह केवल व्यापार समझौता तक सीमित होता है, व्यापार समझौता तक सीमित नहीं होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, केवल 1 और 2, ओके। अब हमारा अगले मुद्दा है, क्या बात कर रहा है आपका, देखते हैं अगले मुद्दा क्या बोल रहा है कि unusual usual ancient gene governs sex of ant bee wasps newborns, ठीक है। क्या बोल रहा है कि हाल ही के जो एक शोध किया गया, ठीक है, शोध में पाया गया ना कि जो एंट है यानी चींटी है, और बी यानी मधुमक्खी है, और वैप्स यानी तेतैया है, जिसको हेमेनो पेटेरा समूह में लिंग निर्धारण जो हो रहा है ना, एक असमान यानी अनयूजुअल प्राचीन जीन द्वारा नियंत्रित होता है, जो इसका क्या है कि जैसे लिंग का जो जब बच्चा होता है ना, मतलब बच्चा होने जब होता है, मतलब होने का रहता है, तो क्या होता है उसका जो लिंग निर्धारण होता है ना, वो कहीं ना कहीं प्राचीन जीन द्वारा नियंत्रित होता है, मतलब वो अनयूजुअल होता है, असमान निर्धारण होता है, यही नहीं कि समान निर्धारण होता है, जो अन्य जीवों से बिल्कुल ये अलग प्रणाली को दर्शाता है। कैसे? ये हम लोग देखते हैं, जैसे मुख्य तथ्य इसमें क्या है, हम लोग देख लेते हैं। इन कीटों में लिंग निर्धारण हैप्लोडाइप्लॉइडी सिस्टम से होता है। क्या होता है हैप्लोडाइड सिस्टम? अभी हम लोग देखते हैं। एक विशेष एनिसेंट जो जीन यानी प्राचीन जीन इस प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। यह जीन लाखों वर्षों से संरक्षित है, यानी कंजर्व्ड है। ओके, तो यहाँ पे हमारे लिए जो है ना मुद्दा जो बनता है, ये हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। ये इस तरीके से आपको बहुत एग्जामों में पूछा जाता है कि हैप्लोडाई प्लॉइडी क्या है, तो ये आपको पूछ दिया जाएगा, ठीक है। तो डाइप्लॉइडी एक विशेष प्रकार के लिंग निर्धारण प्रणाली है, यानी सेक्स डिटरमिनेशन सिस्टम है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा कि एक विशेष प्रकार की लिंग निर्धारण प्रणाली है, जो कुछ कीटों जैसे मधुमक्खी हो गया, चींटी हो गया, ततैया हो गया, उनमें ये पाया जाता है, ठीक है। सभी में नहीं पाया जाता है, ये आप याद रखिए, कुछ कीटों में जैसे मधुमक्खी, चींटी, ततैया में पाया जाते हैं, ओके। आगे क्या बोल रहा है कि इस प्रणाली में लिंग इस बात पर निर्भर करता है ना कि अंडा निषेचित है या नहीं, मतलब इसमें क्या है ना कि ये जो मान लिया जाए अंडा है, ये फर्टिलाइज है या नहीं है, ठीक है, इस बात पर लिंग निर्भर करता है। अगर ये फर्टिलाइज होगा तो लिंग ये निर्भर करेगा, यानी देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि निषेचित अंडा यानी ये फर्टिलाइज एग जो है, ये मादा यानी फीमेल फीमेल होगा, ठीक है, यानी फीमेल से ये डाइप्लॉइड हो गया, यानी 2n होगा, ठीक है, डाइप्लॉइड होगा यानी 2n होगा। अनिश्चित अंडा अनफर्टिलाइज्ड एग नर होगा, यानी मेल, यानी हैप्लॉइड होगा। तो यानी क्या है कि मादा के पास दोनों गुण रहता है। जो मादा के पास, देखिए मादा के पास क्या रहता है, ये फर्टिलाइज रहता है, यानी दोनों जीन पाए जाते हैं, माता पिता के दोनों के जीन पाए जाते हैं, डाइप्लॉइड होता है यानी 2n होता है, ठीक है। और नर के पास केवल माँ के जीन्स होते हैं, यानी हैप्लॉइड होते हैं। तो ये आप याद रखिएगा, ओके। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको फंसा सकता है आपका यूपीएससी में, ये फंसा सकता है क्वेश्चंस,
ये बात आप याद रखिएगा। ट्रैप इसी तरीके का से कर सकता है कि जो मादा के पास आता है दोनों जीन पाए जाते हैं और नर के पास माँ के केवल पाए जाते हैं। ये आपका कॉन्ट्राडिक्ट करके आपको पूछा जा सकता है, केवल एक सही है, कथन केवल दो सही है, कथन दोनों सही है, और अंत में लिख देगा कि ये इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको कॉन्ट्राडिक्ट करके बता दिया, इसका यहाँ जोड़ देगा, यहाँ इसका जोड़ देगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं एक आपको मुद्दा लगाया हूँ। ठीक है, किन जीवों में पाया जाता है ये हैप्लॉइड? तो ये मधुमक्खी यानी बी में पाया जाता है, चींटी में पाया जाता है, आपको तितैया में पाया जाता है जिसको वेस्प कहा जाता है। ये सभी जो है हिमेनोपेट्रा पेट्रा समूह के कीट है। ठीक है, तो हिमेनोपेट्रा समूह के कीट है, तो ये बात आप याद रखिएगा। अब हमारे लिए जो थोड़ा सा है ना कि यहाँ पे मैं आपके लिए क्या है, एक मिनट, आपके लिए हेमनोपेट्रा समूह का कीट है, ये आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। विशेषताएं क्या है इसका? तो इसका विशेषताएं हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि पहला है कि जेनेटिक डिफरेंस। क्या है ये? क्या है? जीन में भिन्नता। जैसे नर हैप्लॉइड होता है, हैप्लॉइड एन होता है, आधे क्रोमोसोम होते हैं नर हैप्लॉइड यानी आधे क्रोमोसोम पाया जाएगा, क्रोमोसोम, और मादा डाइप्लॉइड होता है यानी 2n होता है, पूरे क्रोमोसोम पाया जाता है। तो जो रिप्रोडक्शन कंट्रोल होता है ना, देखिए विशेषता आप लोग याद रखिएगा, जेनेटिक डिफरेंस आ जाता है नर और मादा में, क्योंकि अगर नर के पास आधा हाफ क्रोमोसोम पाया जाता है और मादा के पास आपका फुल क्रोमोसोम पाया जाता है। ये बात आप याद रखिएगा। दूसरा क्या है इसकी विशेषता है, रिप्रोडक्शन जो कंट्रोल है, आपका प्रजनन नियंत्रण है, वो किसके पास रहता है? तो रानी तय करती है इसमें, क्वीन जो है आपका यानी आपका फीमेल तय करती है कि अंडा फर्टिलाइज होगा या नहीं होगा, ये डिपेंड करता है रानी पे। ठीक है, तो इसकी विशेषता है। सोशल इसमें स्ट्रक्चर क्या है, तो ये भी आप देख लीजिए। यह प्रणाली सोशल इंसेक्ट्स जैसे आपका बी जो आपका मधुमक्खी है उसमें क्या है, कॉलोनी बिहेवियर को प्रभावित करती है ये। ठीक है, तो ये बात आप याद रखिएगा। आपका फिर महत्व क्या इसका है, आपका जो हैप्लॉइड हैप्लोडाइड का, तो ये आपका महत्व है कि इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस होगा इससे। ठीक है, जैसे अलग प्रकार की रिप्रोडक्शन स्ट्रैटेजी आई, आपका नी सिलेक्शन यानी रिश्तेदारी आधारित व्यवहार को समझने में ये क्या करेगा, मदद करेगा। और इकोलॉजी का लिए क्या महत्व है, तो मधुमक्खियाँ पॉलिनेशन यानी परागन में महत्वपूर्ण होती है और इकोसिस्टम बैलेंस को बनाए रखती है। ओके, अब यहाँ पे हमारे लिए क्या है, इसका एमसीक्यू है। तो एमसीक्यू बोल रहा है हैप्लोडाइप्लॉइडी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि यह एक लिंग निर्धारण प्रणाली है, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है कि इसमें नर डाइप्लॉइड होता है, नहीं नर आपका क्या होगा, हैप्लॉइड होगा। ठीक है, हैप्लॉइड होगा। ओके, हैप्लॉइड होगा, तो यहाँ पे गलत है दूसरा कथन। थर्ड क्या बोल रहा है कि मादा फर्टिलाइज्ड एग से विकसित होता है, बिल्कुल ये मादा आपका फर्टिलाइज्ड एग से विकसित होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा, 1 और 3। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। क्या बोल रहा है, हैप्लोडाइप्लॉइड में नर की विशेषता क्या है? तो वो फर्टिलाइज्ड एग से बनते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है, उनके पास दोनों माता पिता के जीन होते हैं, नहीं, वो क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा जीव हैप्लोडाइप्लॉइड ये प्रणाली दर्शाता है? तो ये मधुमक्खी दर्शाता है, यानी बीज दर्शाता है। ओके, यहाँ पे अगर एंट रहता तो एंट होता। ठीक है, तो ये बात आप, वास्प होता है यानी ततैया होता है तो ततैया होता है, तो ये आप याद रखिएगा। निम्नलिखित में क्या बोल रहा है अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन बोल रहा है कि हैप्लोडाइप्लॉइड में मादा डाइप्लॉइड होती है, बिल्कुल नहीं, ये आपका सॉरी, ये हाँ डाइप्लॉइड होती है। ओके, हैप्लोडाइप्लॉइड में मादा डाइप्लॉइड होती है। हैप्लोडाइप्लॉइड में केवल वर्टिब्रेट्स में पाया जाता है, नहीं, ये वर्टिब्रेट्स में नहीं, इनवर्टिब्रेट्स में यानी कीटों में पाया जाता है। ठीक है, ओके, वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स आपको मैं बताऊंगा बाद में। ठीक है, तो इसलिए दूसरा हमारा कथन गलत है। यह प्रणाली हेमिनोपेट्रा समूह में सामान्य है, तो ये बिल्कुल सही है। तो 1 और 3 केवल ए में पाए, यानी ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, अगला प्रश्न है वो क्या बोल रहा है कि हैप्लो डाइप्लॉइड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, यह नी सिलेक्शन को प्रभावित करता है, बिल्कुल, रिश्तेदारों के
संबंधित से ये आपको जानने में आपका सहायता करता है। और इसमें मेल्स के पास पैटर्नल जीन्स नहीं होते हैं। ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है? ये बिल्कुल सही है, सभी कीटों में पाए जाते हैं। ये आपका कुछ कीटों में पाए जाते हैं, सभी कीटों में नहीं पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, ठीक है? 1 और 2। तो ये भी बात आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि मिरेकल बेरीज जो है इन न्यूज़ में है। क्यों है न्यूज़ में भैया? मिरेकल बेरीज क्या होता है? तो मिरेकल बेरी क्या है? मिरेकल बेरी एक विशेष फल है जिसका वैज्ञानिक नाम आपका सिंसेपेलम डल्सीफिशियम है, ठीक है? तो ये आप याद रखिएगा, क्या है? सिंसेपेलम आपका डल्सीफिशियम है, ठीक है? ये आपका वैज्ञानिक नाम हो गया। ये मुख्य रूप से पश्चिमी अफ्रीका में पाया जाता है, यानी वेस्टर्न अफ्रीका में पाया जाता है। ओके, यानी वेस्टर्न अफ्रीका में इधर साइड में। ओके, ये आपका और अपने अनोखे टेस्ट जो मॉडिफाइंग है ना इफेक्ट के लिए ये प्रसिद्ध है, यानी टेस्ट के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध है। बेरी मतलब आप जा रहे हैं ना, वो बेरी, बेरी बेरी, ठीक है? स्ट्रॉबेरी जिसको बोला इसका नाम है मिरेकल बेरी, वो होता है स्ट्रॉबेरी, ठीक है? तो ये इसमें खास बात क्या है? तो इसमें खास बात है ना, मिरेकुलिन होता है, एक मिरेकुलिन। इसमें मिरेकुलिन नामक एक प्रोटीन होता है। मिरेकुलिन क्या है? तो ऐसे पूछ देगा कि हाल ही की चर्चा में मिरेकुलिन क्या है? तो ये एक प्रोटीन है, ठीक है? तो इस तरीके से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है? मिरेकल बेरी क्या है? तो ये एक फल है, फूल है, आपका वाइल्ड है, पौधा है। इस तरीके से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। उटपटांग तरीके से भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। उटपटांग नहीं है, लेकिन हाँ, कहीं न कहीं उटपटांग ही है। यह जीव के स्वीट रिसेप्टर्स से जुड़ा होता है। ये स्वीट रिसेप्टर से, जो हमारे जीव का जो अंग होता है, भाग होता है स्वीट, जो मीठा वाला, उससे जुड़ा होता है। परिणाम क्या होता है? खट्टे पदार्थ जैसे नींबू भी मीठे लगने लगते हैं। सोचिए, यह प्रभाव लगभग क्या है? 30 मिनट से 1 घंटे तक इसका रहता है। किसका? मिराकुलिन का। ये प्रोटीन ऐसा होता है। यह कैसे काम करता है? तो देखिए, सामान्य स्थिति में मिराकुलिन स्वाद नहीं बदलता है, लेकिन एसिडिक यानी खट्टे, अब खट्टा वातावरण में खट्टा खाइएगा तो क्या करेगा? ये रेसिपेटर्स को एक्टिव कर देता है और मीठा स्वाद में महसूस करवा देता है, ठीक है? तो ये आप याद रखिएगा। सबसे बड़ा चीज़ है कि इसका उपयोग आप लोग ज़रूर से ज़रूर याद रखिएगा। क्या होता है कि इसका फूड इंडस्ट्री में होता है, यानी शुगर सब्स्टिट्यूट के रूप में ये संभावित उपयोग होता है। मेडिकल यूज़ इसका होता है, जैसे ये आपका कीमोथेरेपी, जैसे पेशेंट जो होते हैं, यानी कैंसर में ये टेस्ट लॉस सुधारने में मदद करता है। तो कहीं न कहीं हमारे लिए बहुत उपयोगी है। और डाइट कंट्रोल भी करता है, बिना चीनी के मीठा स्वाद का ये अनुभव करवा देता है। ओके, अब यहाँ पे इसका जो है हम लोग आपके लिए एक क्वेश्चन एमसीक्यू लगा है। तो मिरेकल बेरी, जिसको सिंसेपेलम डल्सीफिशियम फिशम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या बोल रहा है कि इसमें पाए जाने वाले मिराकुलिन स्वाद रिसेप्टर्स को प्रभावित करता है और खट्टे पदार्थों को मीठा महसूस कराता है। बिल्कुल सही है। और दूसरा क्या है हमारा? दूसरा कि यह प्रभाव जीभ पर लगभग 30 मिनट से 1 घंटे तक बने रहते हैं। ये भी सही है। और थर्ड है हमारा कि यह पौधा मुख्यतः दक्षिण अमेरिका का मूल निवासी नहीं, पश्चिमी अफ्रीका। ओके, तो ये बात आप याद रखिएगा। इसलिए हमारा थर्ड हमारा गलत है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, ठीक है? और इसमें देखिए क्या है, व्याख्या किया गया है 1 और 2, ठीक है? तो यहाँ पे जो है हमारे 1 और 2, ठीक है? क्या है कि मिराकुलिन प्रोटीन टेस्ट रिसेप्टर को मॉडिफाई करता है, जिससे एसिडिक फूड मीठा लगने लगता है। कथन 2 जो है कि इसका प्रभाव लगभग 30 से 60 मिनट तक होता है। और गलत तीसरा इसलिए होगा कि पौधा वेस्ट अफ्रीका का मूल निवासी है, ना कि साउथ अमेरिका, ठीक है? तो ये बात आप याद रखिएगा। और आज का सेशन कैसा लगा ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज के लिए बस इतना ही। एक छोटा-सा रिक्वेस्ट है कि 1000 सब्सक्राइबर का हम लोग का लक्ष्य है, और जो भी 1000 सब्सक्राइबर होंगे हमारे, उनको वेब्स अकेडमी की तरफ से जो फाउंडेशन कोर्स लाया जा रहा है, उनमें उनको वेब्स अकेडमी की तरफ से गिफ्ट दिया जाएगा। तो ठीक है, जो भी आपके भाई-बहन, जो भी आपके सहपाठी हैं, गाँव मोहल्ले के जो भी आपके फैमिली लगते हैं, परिवार लगते हैं, उनको बोलिए। और जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उन बच्चों को बोलिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको तैयारी करना है तो इसमें रियायत दिया जाएगा। ओके, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।